एज अ मार्को कमांडो जब हम डीप सी में जाते हैं तो आप अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकें कि कितना डीप एक ह्यूमन जा सकता है, आप पर्सनली कितना डीप आपने डाइव किया और स्पेसिफिकली चैलेंजेस क्या आते हैं? एक्चुअली मैं 75 मीटर डीप सी क्वालिफाइड हूँ। डीप सी डाइविंग मैं 75 मीटर मैंने की हुई है। और उसके अलावा फिर हमको क्या होता है कि गैसेस चेंज करनी पड़ती हैं। जो नॉर्मल एयर में आप जा सकते हो लेकिन ज़्यादा देर तक आप काम नहीं कर सकते पानी में। आपको नाइट्रोजन नर्कोसिस हो सकती है। ओके। हाँ, तो आपको पानी के नीचे जितना ज़्यादा देर रहोगे तो एक तो आप नाइट्रोक्स ले रहे हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है जो आप ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन आपकी बॉडी में जा रही है। सी में ऑलरेडी नाइट्रोजन है, तो कुछ देर बाद में क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है पहले आपकी स्किन को कवर करेगी, स्किन को क्रॉस कर जाएगी, फिर आपकी मसल्स को क्रॉस करेगी, फिर आपकी बोन्स में चली जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जाती है। फिर आपके जैसे ही ज़्यादा देर रुकोगे तो आपको नाइट्रोजन नर्कोसिस हो सकता है। तो सबसे बड़ा खतरा वो है कि अगर नाइट्रोजन नर्कोसिस हो जाता है तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है, वो नशे में आ जाता है पूरा, उसको एक तरह का नशा हो गया। वो अपना मास्क भी निकाल सकता है, किसी दूसरे का मास्क भी निकाल सकता है, पागल जैसी हरकतें करेगा, पूरा कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को भी हार्म कर सकता है, नाइफ निकाल सकता है, आपके ऊपर भी हमला कर सकता है, खुद की भी जान ले सकता है। उसको खुद नहीं पता रहेगा कि उसके साथ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। उसको कहते हैं नाइट्रोजन नर्कोसिस हो जाता है। उसको कंट्रोल से बाहर हो जाती है उसकी बॉडी। उससे उसका जो मन आएगा वो कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है। वो हो सकता है अपने अम्बिलिकल को काट दे, जहां से ब्रीथ आ रही है ऊपर से उसी को काट दे, रोप को काट दे, जिस शॉर्ट रोप पर है उसी को काटने लग जाए। वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान रहता है कि डीप सी डाइविंग में सबसे बड़ा इसकी जगह पर जो होता है, उसकी जगह पर हीलियम को यूज करते हैं। फिर हम लोग ऑक्सीजन के परसेंटेज को घटाते हैं और हीलियम को हम लोग यूज करते हैं। तो 2% ऑक्सीजन और 98% हीलियम हम यूज करते हैं। तो उससे आप ज्यादा देर तक सी बेड पर रुक सकते हो। तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ही देर आपको कंप्रेशन चैम्बर में अपने आपको जाना पड़ेगा। आपको कंप्रेस किया जाएगा, पहले टेस्ट होंगे उतनी ही डेप्थ के लिए। पहले जितनी देर आपको डाइविंग करवाई जाएगी उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा आपको रोका जाता है कंप्रेशन चैम्बर में। पहले टेस्ट होते हैं आपके, उसके बाद आपको नॉर्मल सी में लेकर जाया जाता है। हीलियम प्लस ऑक्सीजन के साथ में आप किसी भी डेप्थ पर जाकर काम कर सकते हो। तो हमारा एक दो शिप है जो कि डीप सी डाइविंग करते हैं हम लोग। हेलीकॉप्टर गिर गया है या फिर फाइटर जेट गिर गया है या शिप डूब गया है, उसके ऊपर काम करना है। तो करीब 300 से 350 मीटर हमारे जो गोताखोर हैं वो जाते हैं काम करने के लिए नीचे। तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन सेचुरेशन में टाइम लगता है, बॉडी को सेचुरेट होने में टाइम लगता है। कि अगर आप 300 मीटर नीचे जा रहे हो तो आपके ऊपर कितना प्रेशर हो गया। एक बार तो ऑलरेडी आपके ऊपर है, तो जैसे ही आप 10 मीटर पे जाओगे तो 2 बार का प्रेशर हो जाएगा। 100 मीटर पे कितने का हो गया, 11 का। 200 मीटर पे 21 का, तो 300 मीटर पे आपका 31 बार का प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर है। तो बॉडी इतनी आसानी से झेलती नहीं है उसको, हमारी ह्यूमन बॉडी। हम अगेंस्ट द नेचर जाके काम करते हैं गोताखोर। खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा, जान को हमेशा खतरा बना रहता है। सर ऐसा भी होता है, लोग ये सोचते हैं कि नीचे जाओगे बहुत सारे जानवर मिलेंगे और जानवर आपको खा जाएंगे। कई लोग ऐसा सोचते भी हैं ना कि ऐसा होता है रियलिटी में कि ऐसे कोई शार्क्स आ जाए या इस तरह से जानवर अटैक करें, कुछ ऐसा भी? शार्क हमला कर सकती है अगर आपका, उसके जो सूंघने की क्षमता है वो पार्ट्स पर मिलियन है। अगर आपको कोई वुंड हो रखा है या आपके बॉडी से खून भी निकल गया है या फिर आपने यूरिनेट कर दिया, तो वो पार्ट्स पर मिलियन से सूंघ लेगी कि कोई अदर जानवर यहाँ पर है और उस पर हमला करती है। फिर वो उसको अपना भोजन समझती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी काफी बड़ी दिखाई देती है सी में, तो इतनी आसानी से हमला नहीं करती। और हमारे पास में शार्क रिपेलेंट रहते हैं साथ में। हम लोग सेम टाइम जैसे हम लोग कुछ देखते हैं तो हम लोग उसको शार्क रिपेलेंट को खोल देते हैं, तो शार्क फिर वहां से चली जाती है। फिर भी
खतरा हमेशा रहता है, नाइफ वगैरह हमारे साथ में रहते हैं। अगर इस तरह की जहाँ पर शार्क ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हम केज होता है, केज में हम लोग डाइविंग करते हैं, केज के द्वारा हम लोग जाते हैं ताकि हम सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। कुछ भी दिखता है तो हम वापस नीचे जाते हैं, केज से निकलते हैं, अपना काम करते हैं, फिर वापस केज में आ जाते हैं। तो मुझे मार्कोस का माइंडसेट समझाओ, क्या होता है माइंडसेट? मतलब ऐसी हर चीज में ओवर पावर हो रही है, हर चीज, हाउ, व्हाई? ओवर पावर नहीं है, पेशेंस लेवल है, स्ट्रेंथन है, फिजिकल के साथ में मेंटल स्ट्रेंथ, दोनों ही यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। उसी तरह के माइंडसेट को वहाँ पर रखा जाता है, जो कमज़ोर ना हो माइंडसेट से, मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, उस तरह के लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। ना कि टॉप फिजिकल है इसको ले लो, ये 100 मीटर इतने सेकंड में मारता है इसको ले लो, ये 10 में से 10 गोली बिल्कुल परफेक्ट मारता है, ये नेशनल चैंपियन है इसको ले लो। नहीं, उस तरह से नहीं लिया जाता। मैन लिया जाता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है और आपका विल पावर कितना है, पेशेंस लेवल कितना है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, प्लस टीम के साथ में आप किस तरह से बिहेव करते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ना कि आप बहुत बड़े तैराक हो, आपको इसलिए रखा गया है, नेशनल स्विमर हो, नहीं, मैंने बहुत देखे 6-6 फीट आधे थे हमारे साथ में, सब बाहर हो गए थे 1 से 2 हफ्ते में बाहर। वहाँ पे टिकने वाला बंदा चाहिए, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, पेशेंस लेवल उसका कहीं ज्यादा हो। तो ये सर्वाइवल ट्रेनिंग होती कैसी है? सर्वाइवल के लिए फिर आपको जंगल में छोड़ा जाता है, आपको 3 दिन के लिए जंगल में रहो आप, मिनिमम से मिनिमम आपको दे दिया जाता है, और उस बीच में फिर आप उनकी नज़रों में रहते हो। बार बार आपके ऊपर अटैक भी करवाए जाते हैं, एम्बूस भी लगाए जाते हैं, सब तरह से आपके ऊपर प्रेशर जनरेट किया जाता है सर्वाइवल के दौरान भी। जैसा आप देख रहे हो टीवी में कि जो एक बेयर गर्ल्स है या फिर कई लोग हैं जो ये बहुत मिनिमम चीज़ दिखाते हैं हम लोग, बहुत मिनिमम है मार्कोस के लिए। अगर मैं इस तरह के चैनल पे काम करने लगूँ तो मैं तो बेयर गर्ल्स को कई गुना हरा दूंगा अगर मैं बात करूँ तो। क्यों? मैं उस सिचुएशंस में रहा हूँ जहाँ मेरे ऊपर भी अटैक होने हैं। बेयर गर्ल्स के ऊपर थोड़ी हमला हो रहा है कुछ, हमारे ऊपर तो हमला भी होना है, हमारे ऊपर एम्बूस भी होना है, वो सारी चीजें उसके साथ नहीं है ना। हमें तो हर कदम पर सतर्क रहना है, कहीं पर भी एनिमी हो सकता है, वो सिचुएशन क्रिएट करवाए जाते हैं। प्लस अपने आप को सर्वाइव भी करवाना है, अपनी जान की रक्षा भी करनी है और एनिमी को भी पहचानना है। एनिमी अगर रास्ते में मिल रहा है तो उसको आपको काउंटर करना है, उसको, वो आपको काउंटर ना करे, उससे पहले आप उसको काउंटर करो। तो ये माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है कि आप क्या सोच रहे हो वो आपके इंस्ट्रक्टर को पता है। आपको अपने इंस्ट्रक्टर से एक स्टेप आगे का सोचना है कि आप अपने इंस्ट्रक्टर को अपने चंगुल में फंसा लो। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वो सब स्ट्रेटेजी आप बनाओगे कि कोई और बनाएगा? इंस्ट्रक्टर तो बनाकर नहीं देगा ना, वो तो सिचुएशन क्रिएट करके बना दिया। अब आप करो। अब आप अपने इंस्ट्रक्टर का माइंडसेट रीड करोगे कि कहाँ पर कैसे मेरे ऊपर हमला हो सकता है, कहाँ पर मैं अपना कमांडो बेस बनाऊंगा जो कि विजिबल ना हो, कहाँ से मैं पानी लाऊंगा जो मैं ना दिखूं, कहाँ से मैं अपने खाने का इंतजाम करूंगा जो धुआं ना दिखे, कहाँ से मैं चीजों को, अपनी ड्रेस को कैसे छुपाऊंगा, जूतों को कैसे छुपाऊंगा, क्योंकि फुट प्रिंट दिखेंगे, आप कहीं पे भी रहो दिखोगे आप। तो कैसे अपने आप को आपको जंगल में बिल्कुल कैमोफ्लाइज रखना है और कैसे आपको काम करना है, एक स्टेप आगे की सोचना है। फंस गए तो फंस गए, मैं तो फंसा ही नहीं, मैं तो एक स्टेप आगे की सोचता हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है उससे एक स्टेप आगे लो, उससे एक स्टेप। हाँ, इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन आपको एक स्टेप आगे सोचना है। गॉट इट। सर, गोस्ट मार्कोस कौन होते हैं? मैं सुना है कि गोस्ट मार्कोस बड़े खतरनाक होते हैं, क्या होते हैं, कौन होते हैं गोस्ट मार्कोस? इस तरह की टर्म्स हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। हम लोग जब रात में निकलते हैं तो एक घोस्ट की भूमिका रहती है ऐसी कुछ, कि नाइट में निकले हैं तो हम लोग फिर वहीं की टेरेन में अपने आप को ढालते हैं और वहीं के कपड़े यूज करते हैं, उसी तरह की वेशभूषा हो गई, उसी तरह की दाढ़ी हो गई, उसी तरह की लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो सामने वाला पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा यहीं का है या कहीं और का है। तो जब लैंग्वेज टू लैंग्वेज हम जो लोग जाते हैं तो फिर वो बंदा फिर
उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम यहीं के बासिंदे हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम लोकल हैं।